नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की शुरुआत कर रहे हैं। ये चैप्टर हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर मौजूद हर वस्तु, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस, आखिर बनी किससे है। प्राचीन समय से ही मनुष्य ये जानने के लिए उत्सुक रहा है कि पदार्थ यानी मैटर क्या है और यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदलता है। बहुत पहले, जब साइंस का विकास नहीं हुआ था, तब भारत और ग्रीस के दार्शनिकों ने केवल तर्क और सोच के आधार पर मैटर को समझने की कोशिश की। भारत में महर्षि कणाद ने बहुत छोटे कणों की कल्पना की जिन्हें अणु कहा गया, जबकि ग्रीस में डेमोक्रिटस ने ऐसे कणों को एटमोस नाम दिया। हालांकि ये विचार एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित नहीं थे, फिर भी उन्होंने केमिस्ट्री की नींव रखी। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनी। वैज्ञानिकों ने रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया और यह पाया कि पदार्थ हमेशा निश्चित अनुपात में ही रिएक्शन करते हैं। इससे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का विकास हुआ। इन नियमों को समझने के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट बहुत आवश्यक हो गया। एटम किसी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है, जबकि मॉलिक्यूल दो या अधिक एटम्स का समूह होता है जो स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकता है। उदाहरण के लिए, पानी का मॉलिक्यूल H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स एक निश्चित रेशियो में जुड़े होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम्स न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं, बल्कि केवल उनकी अरेंजमेंट बदलती है। इस चैप्टर के माध्यम से हम ये समझेंगे कि पदार्थों की कॉम्पोजिशन क्या होती है, रिएक्शंस कैसे होती है और केमिस्ट्री के नियम कैसे काम करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ज्ञान आगे के सभी चैप्टर्स की फाउंडेशन है और यह हमें केमिस्ट्री को लॉजिकली और क्लियरली समझने में मदद करता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम आज एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि यह विचार अचानक पैदा नहीं हुए। हजारों साल पहले, जब मॉडर्न साइंस, लैबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट्स जैसी कोई सुविधा नहीं थी, तब भी मनुष्य का दिमाग ये सोचने लगा था कि ये दुनिया आखिर बनी किससे है। उस समय के विद्वान और फिलोसोफर्स प्रकृति को ध्यान से ऑब्जर्व करते थे और अपने लॉजिक तथा थिंकिंग पावर के आधार पर मैटर को समझने का प्रयास करते थे। भारत में लगभग 500 BC के आसपास महर्षि कंड नाम के एक महान फिलोसोफर हुए। उन्होंने कहा कि इस संसार की हर वस्तु, जिसे हम मैटर कहते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से बनी है। उन्होंने मैटर को पदार्थ कहा और बताया कि अगर हम किसी वस्तु को बार बार तोड़ते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसे और छोटे भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। उस सबसे छोटे कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया। यह विचार उस समय के लिए बहुत रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि उस दौर में लोग मानते थे कि पदार्थ कंटिन्यूअस होता है। महर्षि कंड ने यह भी समझाया कि ये परमाणु आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन यही सभी वस्तुओं की असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उनके अनुसार अलग अलग प्रकार के पदार्थ इसलिए बनते हैं क्योंकि परमाणु अलग अलग तरीकों से जुड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आज के एटॉमिक थियरी से बहुत मिलता जुलता है, हालांकि उस समय एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे। एक अन्य भारतीय फिलोसोफर पाकुड़ा कात्यायमा ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये छोटे पार्टिकल्स आमतौर पर अकेले नहीं रहते, बल्कि कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशंस के कारण ही हमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ये सोच ये दर्शाती है कि भारतीय फिलोसोफर्स मैटर की कॉम्पोजिशन को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय ग्रीस में भी कुछ फिलोसोफर्स मैटर के बारे में सोच रहे थे। डेमोक्रिटस और लुसिपस ने यह सुझाव दिया कि मैटर बहुत छोटे और इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है। उन्होंने इन कणों को एटम्स कहा, जो ग्रीक वर्ड एटमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है जिसे काटा या तोड़ा न जा सके। उनके अनुसार एटम्स हमेशा मोशन में रहते हैं और अलग अलग तरीकों से जुड़कर वस्तुओं का निर्माण करते हैं। हालांकि भारतीय और ग्रीक फिलोसोफर्स के ये सभी विचार बहुत गहरे और समझदार थे, लेकिन एक बड़ी लिमिटेशन ये थी कि ये आइडियाज केवल फिलोसॉफिकल थे। इनके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। फिर भी इन अर्ली आइडियाज ने साइंस को सही दिशा दी और आगे चलकर मॉडर्न केमिस्ट्री के विकास की फाउंडेशन बनी। यही कारण है कि आज हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से समझ पा रहे हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि मैटर बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है, लेकिन केवल ये जानना ही पर्याप्त नहीं था। वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल भी उठा कि जब अलग अलग पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं
तो वे किन नियमों के अनुसार कंबाइन होते हैं। 18वीं सेंचुरी में जब एक्सपेरिमेंटल साइंस का तेजी से विकास हुआ, तब साइंटिस्ट्स ने रिएक्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना शुरू किया, मास को मेजर किया और रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाए गए, जिन्होंने केमिस्ट्री को एक लॉजिकल और मैथमेटिकल सब्जेक्ट बना दिया। इन लॉज में से दो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये दोनों नियम हमें ये समझाते हैं कि रिएक्शंस के दौरान पदार्थ कैसे बिहेव करते हैं और एटम्स का रोल क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रिय विद्यार्थियों, यह नियम एंटोइन लेवोइजियर नामक महान साइंटिस्ट ने दिया था। इसी कारण उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। लेवोइजियर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिएक्शंस को बंद बर्तन में करके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास बहुत केयरफुली मेजर किया। इस लॉ का स्टेटमेंट बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अर्थात किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो द्रव्यमान बनता है और न ही नष्ट होता है। इसका अर्थ यह है कि रिएक्शन के दौरान पदार्थ अपना रूप बदल सकते हैं, उनकी अपीयरेंस बदल सकती है, नए पदार्थ बन सकते हैं, लेकिन रिएक्शन से पहले जितना टोटल मास होता है, रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहता है। मास हमेशा कंजर्व रहता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एसिटेट जैसे नए सब्सटेंसेस बनते हैं। देखने में लगता है कि रिएक्शन के दौरान गैस बाहर निकल रही है, लिक्विड बन रहा है, यानी कुछ खो रहा है। लेकिन अगर हम रिएक्शन को क्लोज सिस्टम में करें और सही तरीके से मास मेजर करें, तो पाएंगे कि रिएक्शन से पहले और बाद का टोटल मास बिल्कुल समान है। इस लॉ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यह है कि यह हमें यह सिद्ध करता है कि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स न तो डिस्ट्रॉय होते हैं और न ही क्रिएट होते हैं। वे केवल एक अरेंजमेंट से दूसरी अरेंजमेंट में चले जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर एटॉमिक थ्योरी को मजबूत आधार देता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं, जिसे जोसेफ एल प्रूस्ट ने दिया था। इस लॉ ने कॉम्पाउंड्स की नेचर को समझने में बहुत मदद की। इस लॉ का स्टेटमेंट है, इन अ केमिकल कॉम्पाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। अर्थात किसी भी केमिकल कॉम्पाउंड में उसके एलिमेंट्स हमेशा एक निश्चित मास रेशियो में ही प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे कॉम्पाउंड कहीं से भी लिया गया हो, कैसे भी तैयार किया गया हो, उसमें एलिमेंट्स का मास रेशियो हमेशा सेम रहता है। कॉम्पाउंड की पहचान इसी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन से होती है। उदाहरण के लिए वाटर को लीजिए। पानी चाहे नदी से लिया जाए, समुद्र से लिया जाए या लैबोरेटरी में बनाया जाए, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 ही रहेगा। अगर यह रेशियो बदल जाए तो वो पानी नहीं रहेगा। इसी तरह अमोनिया में हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास रेशियो 14:3 होता है। ये रेशियो कभी भी बदलता नहीं है। यही रीजन है कि कॉम्पाउंड्स को एलिमेंट्स से अलग पहचाना जा सकता है। इस लॉ का इंपॉर्टेंस यह है कि यह सिद्ध करता है कि कॉम्पाउंड्स का कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है। ये रैंडमनेस नहीं है, बल्कि एटम्स एक डेफिनेट ऑर्डर और प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं। ये लॉ भी एटॉमिक थ्योरी को सपोर्ट करता है और बताता है कि एटम्स की मास फिक्स्ड होती है और वे निश्चित संख्या में कंबाइन होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, केमिस्ट्री की बैकबोन है। ये हमें ये समझाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस किसी मैजिक की तरह नहीं होते, बल्कि फिक्स्ड रूल्स और लॉजिक के अनुसार होते हैं। जब आप इन लॉज को गहराई से समझ लेते हैं, तो इक्वेशंस बैलेंस करना, रिएक्शंस समझना और केमिस्ट्री को एंजॉय करना बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है कि ये लॉज पूरे चैप्टर और आगे की केमिस्ट्री की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने ये समझ लिया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है और केमिकल रिएक्शंस कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी था, ये नियम आखिर काम कैसे करते हैं? इन्हीं सवालों का उत्तर देने के लिए जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1808 में एटॉमिक थियरी प्रस्तुत की। ये थियरी केमिस्ट्री के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती है, क्योंकि पहली बार एटम्स को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया। डाल्टन ने कहा कि इस पूरे संसार का हर पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देख पाना असंभव है। डाल्टन के अनुसार एटम्स पदार्थ की सबसे बेसिक यूनिट है, जिनसे मिलकर हर वस्तु बनी है। डाल्टन की थियरी का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं।
इसका अर्थ यह है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम्स को न तो तोड़ा जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। रिएक्शन में केवल एटम्स की अरेंजमेंट बदलती है। यही विचार हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने में मदद करता है। डाल्टन ने यह भी बताया कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स आपस में बिल्कुल समान होते हैं। उनके अनुसार सेम एलिमेंट के एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है। यही रीजन है कि एक एलिमेंट हमेशा अपने स्पेसिफिक गुण दिखाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन की तरह ही बिहेव करता है। इसके विपरीत डाल्टन ने कहा कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनके मास और प्रॉपर्टीज अलग होती है। इसी डिफरेंस के कारण हमें अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। डाल्टन की थियरी का एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यह था कि एटम्स जब कॉम्पाउंड्स बनाते हैं तो वे सिंपल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन होते हैं। इसका अर्थ है कि एटम्स कभी भी रैंडम या फ्रैक्शन में नहीं जुड़ते, बल्कि हमेशा निश्चित और सरल अनुपात में ही जुड़ते हैं। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर केमिकल फॉर्मूला को समझने का आधार बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी गिवन कॉम्पाउंड में एटम्स की संख्या और प्रकार हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। यही कारण है कि पानी हमेशा H2O ही होता है और उसका कॉम्पोजिशन कभी बदलता नहीं। डाल्टन की एटॉमिक थियरी का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यह है कि इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। इसी थियरी ने मॉडर्न केमिस्ट्री की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी और आगे आने वाले सभी एटॉमिक मॉडल्स का रास्ता खोला। अब हम एटम्स को थोड़ा और क्लोजली समझते हैं। एटम किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है। यदि एटम को और डिवाइड किया जाए तो वह एलिमेंट की पहचान खो देता है। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें किसी भी साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। उनकी साइज इतनी मिनट होती है कि उसे समझने के लिए हमें स्पेशल यूनिट्स का उपयोग करना पड़ता है। एटम का साइज सामान्यतः नैनोमीटर में मापा जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस लगभग एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये साइज इतनी छोटी है कि हम इसकी कल्पना भी मुश्किल से कर पाते हैं। इसीलिए एटम्स को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। एटम्स की स्मॉल साइज को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यदि हम लाखों एटम्स को साइड बाय साइड रख दें, तब जाकर उनकी मोटाई एक पतली कागज की शीट के बराबर होगी। इससे हमें एटम्स की माइन्यूटनेस का अंदाजा मिलता है। यही टाइनी एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर हमें वो सारी वस्तुएं देते हैं जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं। चाहे वो हवा हो, पानी हो, लकड़ी हो या हमारा शरीर, सब कुछ एटम्स से ही बना है। इस प्रकार एटम्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर कहा जाता है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स की स्ट्रक्चर इन्हीं पर टिकी हुई है। केमिस्ट्री को समझने के लिए एटम्स की नेचर, साइज और बिहेवियर को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब आप एटम्स को समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री अपने आप सरल और लॉजिकल लगने लगती है। प्रिय विद्यार्थियों, केमिस्ट्री में जैसे हम शब्दों की जगह लेटर्स का उपयोग करते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। पूरी दुनिया में हजारों केमिकल रिएक्शंस होते हैं और अगर हर बार एलिमेंट का पूरा नाम लिखा जाए तो केमिस्ट्री बहुत जटिल हो जाएगी। इसी समस्या को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट्स ने एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स बनाए। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए सिंबल्स का प्रयोग किया था। हालांकि डाल्टन के सिंबल्स चित्रों जैसे होते थे और उन्हें समझना आसान नहीं था। बाद में बर्ज़िलियस नामक साइंटिस्ट ने सिंबल्स को सरल और इंटरनेशनल बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट का सिंबल उसके नाम के एक या दो लेटर से बनाया जाना चाहिए। बर्ज़िलियस के अनुसार सिंबल लिखने के कुछ निश्चित रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि सिंबल का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। दूसरा रूल ये है कि अगर सिंबल में दूसरा लेटर हो तो उसे हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। ये रूल पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि Al में A कैपिटल है और L स्मॉल है। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स उनके इंग्लिश नाम से नहीं बल्कि उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। जैसे आयन का सिंबल Fa होता है जो लैटिन शब्द फेरम से आया है, और सोडियम का सिंबल Na होता है जो नेट्रियम से लिया गया है। आज के समय में सभी केमिकल सिंबल्स को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में हर साइंटिस्ट एक ही सिंबल का उपयोग करता है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होता और केमिस्ट्री एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन जाती है।
प्रिय विद्यार्थियों, एटम्स इतने छोटे और हल्के होते हैं कि उनका एक्चुअल मास सीधे मेजर करना लगभग असंभव है। इसी कारण साइंटिस्ट्स ने रिलेटिव एटॉमिक मास की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसमें एटम्स के मास की तुलना एक स्टैंडर्ड एटम से की जाती है। इस स्टैंडर्ड के रूप में कार्बन 12 को चुना गया। एटॉमिक मास यूनिट, जिसे U से दर्शाया जाता है, को इस प्रकार डिफाइन किया गया है: 1 U इज इक्वल टू कार्बन 12 एटम के मास का 1/12वां भाग। इस डेफिनेशन की मदद से अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के मास को आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लगभग 1 U, कार्बन का 12 U और ऑक्सीजन का 16 U होता है। कुछ एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 U होता है, क्योंकि यह आइसोटोप्स का एवरेज होता है। एटॉमिक मास का नॉलेज हमें केमिकल रिएक्शंस, कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज को समझने में बहुत मदद करता है। जब हम एटम्स के मास को समझ लेते हैं, तब केमिस्ट्री केवल कॉन्सेप्ट्स नहीं रह जाती, बल्कि एक लॉजिकल और न्यूमेरिकल साइंस बन जाती है। अब तक हमने एटम्स के बारे में विस्तार से समझ लिया है, लेकिन केवल एटम अकेले रहकर हमेशा किसी पदार्थ का निर्माण नहीं करता। जब दो या उससे अधिक एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होकर जुड़ते हैं और स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। वास्तव में मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो किसी पदार्थ के गुणों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड एटम्स को एक साथ बांधकर रखता है। उदाहरण के लिए, पानी को अगर हम तोड़ते जाएं, तो अंत में हमें H2O का मॉलिक्यूल मिलेगा, जो पानी के सभी गुणों को दिखाता है। अब मॉलिक्यूल्स को हम दो मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जब एक मॉलिक्यूल केवल एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम से बना होता है, तो उसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि मॉलिक्यूल में मौजूद सभी एटम सेम एलिमेंट के होते हैं। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे डायटोमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन भी दो हाइड्रोजन एटम से बना होता है और यह भी डायटोमिक है। कुछ मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स होते हैं, जैसे ओजोन, जिसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मॉलिक्यूल के रूप में केवल एक ही एटम से बने होते हैं, जैसे हीलियम। इसे मोनो एटॉमिक कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हीलियम का एक एटम ही स्टेबल और इंडिपेंडेंट होता है। मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, इसे एटमिसिटी कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन की एटमिसिटी 2 है, ओजोन की एटमिसिटी 3 है और हीलियम की एटमिसिटी 1 है। एटमिसिटी हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर समझने में मदद करती है। दूसरी कैटेगरी है मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्पाउंड्स। जब एक मॉलिक्यूल अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनता है और वे एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़े होते हैं, तो उसे मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्पाउंड कहा जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स ही हमारे डेली लाइफ के अधिकतर पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण के लिए, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स एक निश्चित रेशियो में जुड़े होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की कॉम्पोजिशन कभी भी नहीं बदलती, इसलिए इनके गुण भी फिक्स्ड रहते हैं। अब हम एटम्स और मॉलिक्यूल से आगे बढ़कर आइकन्स को समझते हैं। जब कोई एटम या एटम्स का ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करता है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता। ऐसे चार्ज्ड पार्टिकल को आयन कहा जाता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसे कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए, सोडियम और कैल्शियम पॉजिटिव आइकन्स है। यहाँ प्लस साइन ये दिखाता है कि एटम ने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं। दूसरी ओर, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसे एनायन कहा जाता है। जैसे क्लोराइड और ऑक्साइड। माइनस साइन ये दर्शाता है कि एटम ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त किए हैं। कुछ आइकन्स एक सिंगल एटम से नहीं, बल्कि एटम्स के पूरे ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। ऐसे आइकन्स को पॉलीएटॉमिक आइकन्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अमोनियम, सल्फेट और कार्बोनेट। ये आइकन्स हमेशा ग्रुप के रूप में ही रिएक्ट करते हैं। आइकन्स केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अधिकांश केमिकल रिएक्शंस, खासकर सॉल्यूशंस में होने वाली रिएक्शंस, आइकन्स के माध्यम से ही होती है। आइकन्स को समझना सोल्ट्स, एसिड्स, बेसेस और इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वैलेंसी को समझते हैं। वैलेंसी का अर्थ होता है किसी एटम या आयन की कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी वो क्षमता जिसके द्वारा कोई एटम दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर कॉम्पाउंड्स बनाता है।
सरल शब्दों में कहें तो वैलेंसी ये बताती है कि कोई एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है। वैलेंसी का संबंध सीधे इलेक्ट्रॉन से होता है, विशेषकर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। एटम स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज, गेन या शेयर करते हैं और इसी प्रक्रिया से उनकी वैलेंसी निर्धारित होती है। यही कारण है कि हर एलिमेंट की वैलेंसी फिक्स्ड होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि वो केवल एक इलेक्ट्रॉन लूज या शेयर करके स्टेबल बनता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है क्योंकि उसे स्टेबल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन या शेयर कर सकता है। वैलेंसी हमें ये समझने में मदद करती है कि एटम्स किस रेशियो में कंबाइन होंगे। यदि हमें किसी एलिमेंट की वैलेंसी पता है तो हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि वो कौन कौन से कॉम्पाउंड्स बना सकता है। यही कारण है कि वैलेंसी केमिस्ट्री की लैंग्वेज का एक आधार मानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सीखते हैं कि केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। केमिकल फॉर्मूला किसी कॉम्पाउंड की कॉम्पोजिशन को सिंबल्स और वैलेंसी की सहायता से दर्शाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कॉम्पाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वे किस रेशियो में जुड़े हुए हैं। केमिकल फॉर्मूला लिखने के कुछ निश्चित रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि हमेशा पॉजिटिव आयन को पहले लिखा जाता है और उसके बाद नेगेटिव आयन लिखा जाता है। दूसरा रूल ये है कि दोनों आइकन्स की वैलेंसी को आपस में क्रॉस किया जाता है ताकि कॉम्पाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन सके। वैलेंसी को क्रॉस करने के बाद यदि कोई कॉमन फैक्टर हो तो उसे सिंप्लीफाई किया जाता है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि कॉम्पाउंड का ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए। यदि कॉम्पाउंड में कोई पॉली एटॉमिक आयन होता है और उसकी संख्या 1 से अधिक होती है तो उसे ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए फॉर्मूला MgCl2 बनता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड एक पॉली एटॉमिक आयन है, इसलिए उसका फॉर्मूला CaOH2 लिखा जाता है। केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखने से केमिस्ट्री को समझना और रिएक्शंस को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अध्ययन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जिसे मोलेक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास कहा जाता है। केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि रिएक्शंस में पदार्थ कितनी मात्रा में रिएक्ट करेंगे यह इन्हीं पर निर्भर करता है। मोलेक्यूलर मास का अर्थ है किसी एक मॉलिक्यूल में मौजूद सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस का कुल योग। सरल शब्दों में कहें तो यह मॉलिक्यूल का टोटल मास होता है, जिसे एटॉमिक मास यूनिट यानी यू में व्यक्त किया जाता है। जब कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के रूप में पाया जाता है तो हम मोलेक्यूलर मास का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वाटर को लेते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास 1 U ईच होता है और एक ऑक्सीजन एटम होता है जिसका एटॉमिक मास 16 U होता है। इसलिए वाटर का मोलेक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into 1 + 16 इज इक्वल टू 18 U होता है। ये कैलकुलेशन हमें ये समझने में मदद करती है कि पानी के मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास कितना है। अब बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास की। कुछ कॉम्पाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग आइकन्स आपस में जुड़े होते हैं और वे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे कॉम्पाउंड्स को आयोनिक कॉम्पाउंड्स कहा जाता है। इनके लिए मोलेक्यूलर मास शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि फॉर्मूला यूनिट मास का उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला यूनिट मास का अर्थ है किसी आयोनिक कॉम्पाउंड के फॉर्मूला में मौजूद सभी आइकन्स के एटॉमिक मासेस का कुल योग। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एटॉमिक मास 23 U और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 U होता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास इज इक्वल टू 23 + 35.5 इज इक्वल टू 58.5 U होता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आगे चलकर मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री की फाउंडेशन बनते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अध्ययन से हमें ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि पदार्थ कोई कंटिन्यूअस चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। चाहे प्राचीन समय के फिलोसोफर्स हो या मॉडर्न साइंटिस्ट्स, सभी ने अपने अपने तरीके से मैटर की स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया है। भारत के महर्षि कंट से लेकर ग्रीस के डेमोक्रिटस और फिर डाल्टन की एटॉमिक थियरी तक साइंस ने धीरे धीरे ये सिद्ध कर दिया कि एटम्स ही मैटर की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ने यह दिखाया कि केमिकल रिएक्शंस किसी निश्चित नियम के अनुसार ही होती है।
हमने ये भी सीखा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास को कैसे समझा जाता है, वैलेंसी क्या होती है, केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखी जाती है और कॉम्पाउंड्स का कॉम्पोजिशन क्यों फिक्स्ड होता है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस चैप्टर की मास्टरी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही आगे चलकर केमिकल रिएक्शंस, स्टोइकियोमेट्री, एसिड्स, बेसेस और सोल्ट्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने की फाउंडेशन बनता है। यदि आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को अच्छे से समझ लिया तो केमिस्ट्री आपको कठिन नहीं बल्कि लॉजिकल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।